हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म एडी बाई डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ फार्मेसी को एकदम आसान बना के पढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जो कि फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम ऑलरेडी लेकर चल रहे थे। तो आज ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ सेल्स के डेफिनेशन, उसके हिस्ट्री, उसके फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस की, उसके मॉडल को देखा था और उसके बाद से हमने साइटोप्लाज्म को देखा था। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपको पुरानी चीज़ों को रिवाइज करा देते हैं, 1 या 2 मिनट में उसको रिवाइज करा देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ाई शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेल है। तो हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हमने सेल का डेफिनेशन देखा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। यानी सेल जो होता है, यानी कि कोशिका जो होती है, हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। और हमारे शरीर में लगभग 10 पे पावर 14 गुना सेल्स पाए जाते हैं। फिर हमने देखा था स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी, उसमें हमने बताया था आपको कि रॉबर्ट हुक ने इसकी सेल की खोज की थी 1665 में, और 1839 और 1838 के आसपास में 2 साइंटिस्ट स्वीडन एंड स्वान ने उन्होंने सेल के ऊपर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी जीव हैं इस संसार में वो सब किससे मिलकर बने हैं, तो सेल से मिलकर बने हैं। फिर दूसरी थ्योरी उनको दी थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के आसपास। उसमें उन्होंने बताया था कि जो भी सेल्स है ना, वो भी पहले से उत्पन्न, मतलब पहले से प्रेजेंट सेल हैं, उन्हीं से उत्पत्ति होगी नई सेल्स की, नई सेल्स बनाते हैं। तो ये हमारी थी हिस्ट्री। उसके बाद हमने देखा था सेल के फंक्शन को। तो सेल क्या करता है, बाहरी एनवायरनमेंट से हमको बचाव करता है। इसके अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, जिसके बीच में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। ये थी हमारी सेल की हिस्ट्री। फिर हमने स्टार्ट किया था कि इसमें देखिए, अगर सेल के टाइप्स की बात करें तो 2 मुख्य टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया। और दूसरे हमने देखा था यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी यू में से होता है सत्य, यानी कि ट्रू सेल। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि उनके अंदर फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाई जाती है, जैसे कि एनिमल, जैसा कि कह सकते हैं आप एनिमल सेल या ह्यूमन सेल। तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होती है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होती है पूरी डेवलप्ड हो चुकी होती है। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने डिस्कस की थी कि बेसिक तौर पे इनको 3 मतलब मेन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है क्या, दूसरा होता है क्या आपका न्यूक्लियस। यानी कि हमने 3 पार्ट में देखा था। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे आउटर पार्ट होता है। फिर हमने देखा था क्या कि साइटोप्लाज्म, जो कि मध्य का पार्ट होता है, और होता है न्यूक्लियस। ये 3 मुख्य पार्ट थी। उसमें से हमने सेल मेम्ब्रेन को कवर कर लिया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द सेल होता है। और इसमें इसके मॉडल को किसने दिया था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो 3 मेन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और दूसरा होता है प्रोटीन, जो उसके बीच बीच में धंसे होते हैं, और उन्हीं के ऊपर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये थी उसकी स्ट्रक्चर, इतनी हमने कवर कर ली थी। फिर हमने आया था कि साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो होता है स्पेस, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म 2 भागों में बटा होता है। एक कि जो उसमें फ्लूइड जेली लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है साइटोप्लाज्म के, उसको क्या कहते हैं, साइटोसॉल। और उसी साइटोसॉल के बीच बीच में धंसे होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेल। तो इतनी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज है उसके आगे सेकंड लेक्चर का। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। होता है कि सेल के बाहर सबसे बाहरी वाला ये देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो पूरा जो स्पेस है ना, जो आप पूरा स्पेस जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म 2 चीज होती है। देख रहे हैं बीच में जो फुल जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जेली लाइक जो स्ट्रक्चर बीच बीच में है, इसको क्या कहते हैं, इसी का पार्ट होता है, क्या होता है, साइटोसॉल होता है। आप देख सकते हैं साइटोसॉल होता है। और इन्हीं साइटोसॉल के बीच बीच में ये अलग अलग जो भी आप देख रहे हैं, ये अलग अलग क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, इसके बीच में जितने भी सारी चीजें पाई जाती हैं, ये होती है क्या, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, या इसी को कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल दोनों साइटोसॉल के ही पार्ट होते हैं। तो इनको देख लिए थे, इनके बीच में हमने बहुत सारे देखे थे कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन्हीं सभी चीजों को अब एक एक करके हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ठीक है, ये आपका पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इनके बीच में जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं ना, जो अलग अलग आप ये देख रहे हैं सेल्स ऑर्गेनेल, इन्हीं को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं।
पहला है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म के एरिया में पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल की तरह से। ये एक प्रकार का क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। अब ये क्या होता है, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि हमने आपको देखिए बताया था कि ये क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये आपका पूरा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह रहे थे, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते। और ये जो पार्ट था आपका न्यूक्लियस था, तो इनके बीच का जो स्पेस था इसी को हम क्या करते, साइटोप्लाज्म कह रहे थे, साइटोप्लाज्म कह रहे थे। तो इन्हीं बीच में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटे हुए ना ऐसे करके ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि इसी से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, देखिए इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यानी कि देखिए ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट सटा हुआ होता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार से हो सकते हैं, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ क्यों है और रफ क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। तो देखिए ये आपका जो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, यानी इससे सटा हुआ ये वाला पार्ट जो हम अलग निकाल लिए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जहां पे कुछ है जो देखिए आप इसमें कि एकदम स्मूथ, उसकी जो सतह है एकदम स्मूथ है, यानी कि एकदम चिकना है, उसके ऊपर कुछ और नहीं पाया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ में अंतर क्या है, तो देखिए राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि सपोज करिए ये मेरा न्यूक्लियस था, मेरा सेल मेम्ब्रेन था, ये हमारे बीच में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब देखिए इनके जो सतह है, आउटर जो सरफेस है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे गोलनुमा संरचना पाए जाते हैं और एक प्लेन रहता है। तो जिनके ऊपर ऐसे गोलनुमा संरचना पाया जाएगा वो थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है, क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। तो इन्हीं के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अगर आप कहेंगे तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है, क्योंकि इसकी सतह क्या है, चिकनी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा पार्ट क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा और देख ले, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या करता है, प्रोटीन विश्लेषण, यानी प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अब दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, ये हो गया रफ। दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ एक और हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ है भाई, क्योंकि इसकी जो आउटर सरफेस है ना, इस पे देखिए आउटर सरफेस पे क्या पाया जा रहा था, राइबोसोम्स पाए जा रहे थे, तो इनके ऊपर नहीं पाया जाता है। तो इनके ऊपर जब नहीं पाया जाता तो क्या होता है, इसकी जो सतह होती है ना, आउटर सरफेस, वो एकदम चिकनी होती है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, आप देख रहे होंगे कि एकदम चिकना सा है, तो इसको क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस अगर आप बात कर लें तो रफ एंडोप्लाज्मिक में जो आउटर सरफेस होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं डू नॉट हैव राइबोसोम एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि इसके बाहरी जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, उसके ऊपर क्या, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या करता था, प्रोटीन की सिंथेसिस करता था, और ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो आप ये देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बात की। एक होता है इसकी चिकनी सतह, उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है आपका खुरदुरा सतह, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए अंतर आप साफ साफ देख रहे हैं कि जिसके ऊपर गोलनुमा संरचना पाया जा रहा है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, जिसके ऊपर नहीं पाया जा रहा है वो लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। तो ये तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो इसके देखिए तीन मेजर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमारा मेम्ब्रेन था, ये हमारा ये था, इससे जो सटा हुआ था हमारा, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखिए कुंडलित है मतलब मुड़ा हुआ है, यानी इसके पास एरिया जो है, सरफेस एरिया जो कह सकते हो, बहुत ज्यादा है। तो जब ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो इसके ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो प्लेन वाला एरिया बहुत ज्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे, करा पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, उससे सिंथेसिस कर पाएंगे क्या, प्रोटीन को और लिपिड को। हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, RER वाला, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और लिपिड वाला यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो इनको काम को करने के लिए इनको क्या करता है, ये कुंडलित है, बहुत सारे सरफेस लिए हैं, तो हमको एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर पाए, आसानी से इस चीजों को, रिएक्शन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं राइबोसोम। दूसरा सेल ऑर्गेनेल क्या है, राइबोसोम। ये वही वाला राइबोसोम है ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देख रहे थे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। तो इसका मेन जो काम होता है ये होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो देखिए दीज आर
teeny surface that contain ribosomal RNA and several राइबोसोमल प्रोटीन। क्या क्या होता है, ये छोटे छोटे स्फीयर लाइक क्या होते हैं, संरचना होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म वाले एरिया में पाए जाते हैं। और ये क्या कंटेन करते हैं, राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रकार के प्रोटीन्स इनके अंदर होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बन जाता है, इट इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इट इज a non membranous bound structure find either floating freely into the cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको बताया था कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा सेल हो गया, इससे सटा सटा रहता था। इनके ऊपर दो प्रकार की लेयर पाई जाती थी एंडोप्लाज्मिक के, एक के व्हाइट, एक के अपर सरफेस आप देखते थे कि स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कह रहे थे। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता था, राइबोसोम पाया जाता था। तो ये दो प्रकार से पाया जा सकता है, यही यहाँ पे कह रहा है कि मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ऊपर कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे चिपके हुए पाए जा सकते हैं, या तो फ्रीली ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरे हुए हो सकते हैं। वही ये कह रहा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाया जाता है, फाउंड फ्लोरली फ्लीटिंग इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि फ्री अवस्था में बिना किसी से जुड़े ऐसे साइटोप्लाज्म वाले एरिया में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी की वजह से तो इनका नाम पड़ गया था क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका काम क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अगला देख लेते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए दो प्रकार के राइबोसोम्स, देखिए बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं और एनिमल यानी कि मानव के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। तो इसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम और हमारे अंदर पाया जाता है 80S राइबोसोम। अब ये दो पार्ट में सब यूनिट में डिवाइड रहते हैं, तो मान के चलिए 80S वाले राइबोसोम्स हैं, क्योंकि हमने स्मॉल यूनिट होते हैं 40S और लार्ज सब यूनिट होते हैं 68 और दोनों मिलाकर बनाते हैं 80S राइबोसोम। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, राइबोसोम्स के बारे में। इसमें हमने क्या जाना कि टेनी स्फीयर्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये दो प्रकार से पाए जा सकते हैं, कौन से, या तो फ्लोटिंग करेंगे हमारे फ्रीली ऐसे साइटोप्लाज्म एरिया में, या तो अटैच भी पाए जा सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसीलिए इनका नाम जो पड़ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे राइबोसोम। अगला आइए देख लेते हैं किसके, गोल्गी बॉडी के। गोल्गी बॉडी है, तो गोल्गी बॉडी क्या होता है, देखिए गोल्गी बॉडी के बारे में हम बताते हैं कि हमारे अंदर पोस्ट ऑफिस, मतलब सेल के अंदर क्या एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करता है, यानी कि आदान प्रदान। पोस्ट ऑफिस का आप जानते हैं काम क्या होता है कि चिट्ठियों को ले जाना, तो ऐसे ही कुछ चीजों को क्या करता है, ले जाता है। तो ये देखिए किस चीज को ले जाता है और कैसे ले जाता है, तो यहाँ पे बात किया है, गोल्गी ऑपरेटर्स लाइक ए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर एक प्रकार का ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। क्यों इसको पोस्ट ऑफिस करें, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे रीजन। देखिए क्या है, इट रिसीव द प्रोटीन्स एंड फैट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट यानी कि लिपिड जिसको कह सकते हैं, लिपिड और प्रोटीन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो हमने दिखाया था आपको स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए सेल का स्ट्रक्चर था, इससे ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इनमें दो प्रकार के सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते थे, एक के ऊपर राइबोसोम पाया जाता था, एक के ऊपर नहीं पाया जाता था। तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता था यही तो क्या करता था, प्रोटीन बनाता था। क्या बनाता था, प्रोटीन बनाता था। और जिनके ऊपर नहीं पाया जाता था ये क्या बनाते थे, तो ये लिपिड बनाते थे, यानी कि फैट भी आप कह सकते हैं, फैट बनाते थे। तो इन दोनों चीजों को क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करता है, रिसीव करता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करता है और उनको क्या करता है, पैक करता है छोटे छोटे वेसिकल्स में। छोटे छोटे वेसिकल में क्या करता है, उनको पैक कर देता है। और जब उनको पैकिंग कर देता है ना, तो फिर उसी वेसिकल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जो मटेरियल आइदर विद इन द सेल या आउट ऑफ द सेल, यानी कि जहां आवश्यकता होती है प्रोटीन की या लिपिड की, उनको क्या करता है, पैक करके अपने पास रखा होता है। जहां जरूरत पड़े, चाहे वो सेल के अंदर या बगल वाले पड़ोसी वाले सेल की, या जिसके पास भी जरूरत पड़े, उनको क्या करता है, देने का काम करता है। तो उनके अंदर जो मटेरियल होते हैं ना, लिपिड या प्रोटीन, उनको क्या करता है, वेसिकल में पैक करके रखा रहता है, और जहां आवश्यकता होती है, चाहे सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उनको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ले जाने और ले आने का काम कर रहा है, एक परिवहन का काम कर रहा है। और क्या काम करता है, तो देखिए गोल्गी वाली हेल्प्स इन टू मेक द लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम के निर्माण में भी इसका बहुत सारा हाथ होता है। एंड प्ले की रोल फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, लाइसोसोम के भी निर्माण में गोल्गी बॉडी का क्या होता है, रोल होता है। तो ये हो गया हमारे गोल्गी बॉडीज, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या, लाइसोसोम। अभी पिछले स्लाइड में बताया कि गोल्गी बॉडी हेल्प करता है लाइसोसोम बनाने में। तो ये लाइसोसोम होते क्या है, देखिए सेल के अंदर इनका बहुत ही बड़ा रोल है। क्या रोल है, देखिए लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। क्या है,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। हमने देखा था इसके पहले राइबोसोम, क्या देखा था, राइबोसोम। तो इनके अंदर क्या था, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता था। ऐसे ही क्या, ये साइटोप्लाज्म वाले एरिया में घूमते थे या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहा करते थे। यहाँ पे क्या, लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, यानी इनके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, इनके ऊपर क्या पाई जा रही है, मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ठीक है। दे एक्ट एज ए सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये सेल के अंदर एक पाचन सिस्टम की तरह, यानी पाचन की तरह काम करता है। सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है, तो देखिए इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्यों, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं जितने भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर होते हैं, या डैमेज सेल के कोई पार्ट डैमेज हो गया है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वगैरह हमारे सेल के ऊपर अगर अटैक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे सेल के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो इनके अंदर इतने पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं कि इन सभी चीजों को क्या कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके पीछे का दो रीजन है। सुसाइडल बैक ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर इनके अंदर जो एंजाइम्स है ना, अगर ये फट जाए तो इनके अंदर जो एंजाइम है ना, वो पूरे सेल में फैल जाएंगे और पूरे सेल को खात्मा कर देंगे। यही वाली बात यहाँ पे लिखा है, इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बिकॉज इफ दे आर बस्ट, अगर वो फट गए तो द एंजाइम, यानी कि जो इनके अंदर जो एंजाइम पाया था, वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट द डिस्ट्रॉय द होल सेल, क्या करेगा, डाइजेस्ट करके पूरे सेल का क्या कर देगा, खात्मा कर देगा। तो ये है हमारे लाइसोसोम। अगला बात कर लेते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए एग्जाम के पैटर्न से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको आप जरूर से पढ़िएगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया एकदम सिंपल सा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2-3 स्लाइड इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का है डबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। हमने कहा कि राइबोसोम जो था उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के अंदर मेम्ब्रेन थी, कितनी, एक। दूसरा क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, मेम्ब्रेन है, लेकिन कितने, 2। तो यही लिखा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। दे आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि दे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और यही एटीपी वाली एनर्जी हमारे बॉडी में यूज होती है ताकि हम अपने जनरल फिजियोलॉजी वाले जो काम है उन सभी कामों को कर पाते हैं। उसके लिए हमको लगती है क्या, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ बनती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। यही पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है किस माध्यम में, एटीपी के माध्यम में, जिससे हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो पाती हैं। तो ये था हमारा पहला स्लाइड माइटोकॉन्ड्रिया का। दूसरा देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जो हमने पहले ही बताया कि डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंड होता है। इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, स्मूथ, एंड इसका आउटर सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। वाइट जो इनर सरफेस जो इनका होता है वो क्या होता है, फोल्डेड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टी की तरह, यानी कि कुंडली नुमा संरचना बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये देखिए जो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे 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 करके जो पूरा है, यही क्या हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। और ये किस तरह है, मतलब कुंडली, तो इसी को क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। वही वाली बात यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, और एक क्या होता है, बाहरी वाला स्मूथ होता है, चिकना होता है, अंदर वाला क्या होता है, कुंडली नुमा संरचना होता है, इसको जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमने बताया कि ये क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल का काम करते हैं। सेल को क्या करते हैं, पावर हाउस देते हैं, यानी एनर्जी देते हैं। तो उस एनर्जी को देने के लिए इनके पास जगह भी तो ज्यादा होनी चाहिए ताकि एनर्जी को ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो उसके लिए क्या होती है, इनको क्रिस्टी के फॉर्म में होती है, और ये क्रिस्टी क्या करती है, हमको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड हो सके इसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ताकि ज्यादा जगह रहेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे। क्या फायदा है, इनर स्पेस का मैट्रिक्स, यानी इसके बीच का जो स्पेस है ना, इसको ये जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या कंटेंट रहता है, देयर ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन और एंजाइम। और इन मैट्रिक्स के अंदर क्या रहते हैं, सब डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उसके खुद के होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम और खुद के एंजाइम्स होते हैं, अपने सारे क्रियाकलापों को परफॉर्म करने के लिए जिससे क्या करते हैं, वो एटीपी का जनरेशन करते हैं और
अपने एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे सेलुलर के बाकी एक्टिविटीज होते हैं। आइए इसके फंक्शन की बात कर लें। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का है एनर्जी का प्रोडक्शन करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हमने बात कर ही ली है। और क्या हेल्प करता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि जो सेल का निश्चित है ना, कुछ सेल्स अपने आप कुछ दिनों बाद क्या होती है, डेड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इसको भी कौन रेगुलेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या करता है, इन्वॉल्व करता है मेटाबॉलिज्म में, यानी कि मेटाबॉलिज्म में भी कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मेटाबॉलिज्म यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगी, तो उनको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है सेल के अंदर। सपोर्ट करता है केमिकल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और कोई सेल में डैमेज हो गया या सेल को ग्रो करना 1 से 2, 2 से 4, तो उन सभी में भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टी है, ये जो बीच में जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या बनाता है, क्रिस्टी, और इसी को कहेंगे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर का आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है ये का इंटर स्पेस, इसको क्या कहते हैं, ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखेंगे न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं, लाइसोसोम के अंदर एक मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस इज यूजुअली स्फेरिकल एंड ओवल इन शेप, यानी कि सपोज करिए ये हमारा सेल है, तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और बीच में ऐसे ओवल शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। इनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। ये देखने में बच्चों छोटा होता है, लेकिन सेल का मुख्यतः भाग कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। और देखिए, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर दोहरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था, तो इनके अंदर भी क्या दोहरी मेम्ब्रेन थी। अब न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर भी दोहरी मेम्ब्रेन है। राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं, लाइसोसोम के अंदर एक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। It consists of double membrane which separate the nucleus from the cytoplasm। ये हमारा पार्ट होता है कौन सा, साइटोप्लाज्म का। तो इससे क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, इट इज आल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल को कंट्रोल करने के लिए पूरा हक किसके पास रहता है, न्यूक्लियस के पास। और कैसे, देखिए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए भी इनके अंदर रहती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है कौन सा होता है, डीएनए और आरएनए। और ये कहाँ पे रहते हैं सब, सेल के न्यूक्लियस वाले पार्ट में रहते हैं सब, सेल के न्यूक्लियस वाले पार्ट में रहते हैं सब। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिकी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो इनको बचाव रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो सबसे सेल के भीतर वाले पार्ट में रहते हैं। देखिए, पहले सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है, वो भी 2 मेम्ब्रेन है। उसके बाद से आप पहुंच पाएंगे डीएनए के पास। तो इनको क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा देने के लिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या रहती है, डबल मेम्ब्रेन रहती है। क्यों, क्योंकि इनका बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए और डीएनए इनके अंदर रहते हैं और पूरे सेल को यही कंट्रोल करते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आइए फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनमें फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो इट कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए, आरएनए, प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में काम आते हैं, आनुवंशिकी दर को बढ़ाने में काम आते हैं। तो इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, कंटेन करता हमको अपने पास रखता है। डीएनए हेल्प क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, यानी डीएनए क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हमारा हेल्प करता है। आरएनए हेल्प करता है क्या, क्रोमोसोम्स को बनाने में, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र को बनाने में हेल्प करता है। एंड इट कंट्रोल द ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी सेल के सारे जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल अपने हैं अलग अलग, जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है, राइबोसोम अपना काम कर रहा है, और बाकी सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं वो अपने अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन इन सभी ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हमारा न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस के एक अंदर आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये इनके अंदर पाया जाता है, यहीं पे डीएनए, आरएनए वगैरह पाए जाते हैं। ये आप देखना कि न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो आज हमने सेल को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में टोटली हमने सेल के पूरे स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके कार्य, इन सभी चीजों को हमने देख लिया। आज ये जाके आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको इतना पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों को, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, हम सभी चीजों को बता चुके हैं। उसको प्रॉपर तरीके से आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा वीडियो तो जैसे हर वीडियो में आप हार्ट भेजते हैं, इसमें भी अगर आप
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हार्ट भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी डी फार्म बी फार्म कर रहे हो उन सभी के साथ अपने इस चैनल को शेयर करें और अपने सपोर्ट को बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।